जी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर जीनिया। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहले बात, नीट परीक्षा पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। नीट यूजी परीक्षा पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष सकते में है। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया। इस फैसले से कहीं न कहीं केंद्र सरकार को भी राहत मिली होगी। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस की ओर से बोला जा रहा था। पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। नीट पेपर लीक पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा, पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए। विपक्ष अदालत के फैसले से नाखुश है। कोर्ट के फैसले के साथ ही स्नातक मेडिकल प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू होने की संभावना है। पिछली सुनवाई में एनटीए की तरफ से अस्थायी तारीख साझा की गई थी। बांग्लादेश में लगातार हिंसक प्रदर्शन के बीच सीमा पर घुसपैठ का खतरा मंडराने लगा है। इसके बाद बॉर्डर पर बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। एक तरफ बांग्लादेश में आरक्षण पर बवाल जारी है। 100 से ज्यादा लोग हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं, तो हिंसा और हंगामे के बीच भारतीय सीमा पर घुसपैठ की खबरें आने लगी हैं, जिसे देखते हुए बीएसएफ अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ने इसे ऑपरेशन अलर्ट का नाम दिया है। बीएसएफ के बयान में कहा गया है कि घुसपैठ की घटना को रोकने के लिए सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने दंगा पीड़ितों को शरण देने की बात कही थी। दीदी के इस बयान के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद की प्रतिक्रिया आई है। पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ हमारे बहुत अच्छे और मधुर संबंध हैं, लेकिन इस बयान से भ्रम पैदा होने की गुंजाइश है। हमने इस मुद्दे पर भारत सरकार को एक नोट दिया है। सियासी बयानबाजी के बीच फिलहाल भारत में बांग्लादेशियों के घुसपैठ पर टेंशन बढ़ी हुई है। पश्चिम बंगाल के नादिया में मां दुर्गा की 112 फीट ऊंची मूर्ति तैयार की जा रही है। इस मूर्ति के तैयार होते ही कारीगरों का ये कारनामा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, लेकिन सीएम ममता बनर्जी को इसे लेकर भी कुछ दिक्कतें हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में कारीगरों का ये शानदार काम जब अपने अंजाम तक पहुंचेगा तो अपना नाम सीधे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लेगा। बंगाल का ये नादिया जिला है जहां 112 फीट की मां दुर्गा की मूर्ति तैयार की जा रही है। सबसे बड़ी दुर्गा प्रतिमा बनाने का काम दिन रात चल रहा है। कहा जा रहा है कि इस मूर्ति के तैयार होने के बाद इन कारीगरों का काम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। हालांकि अभी मिट्टी, पुआल, बांस से मूर्तियां बनाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन बाद में इसे फाइबर कास्टिंग के जरिए पूरा किया जाएगा। उद्यमियों का कहना है कि फाइबर के कारण मूर्ति वजन में काफी हल्की होगी। कोई हादसा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए मूर्ति को हल्का करने पर जोर दिया जा रहा है। दुर्गा के अलावा लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश की मूर्तियां भी लगभग 40 फीट ऊंची होंगी, लेकिन ममता बनर्जी को इस मूर्ति को तैयार करने पर भी अब आपत्ति होने लगी है। सावन के महीने में अब ताजमहल में जलाभिषेक करने की मांग उठने लगी है। मंगलवार को इसे लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है, जो स्वीकार भी कर ली गई है। ताजमहल या तेजो महालय की लड़ाई अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि सावन के महीने में एक और घमासान सामने आ गया है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने अब ताजमहल में जलाभिषेक करने की मांग की है और अपनी याचिका को लेकर ये लोग कोर्ट भी पहुंच गए हैं। कोर्ट में ये याचिका स्वीकार भी कर ली गई है। सुनवाई के बाद लघुवाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने एएसआई को समन और नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मुहर्रम में नफरती नारा गूंजा तो कावड़ यात्रा में प्रेम का अनोखा रंग देखने को मिला। पूरे कावड़ रूट पर शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा है। इन्हीं भक्तों की भीड़ में एक कावड़िया ऐसा भी है जो प्रेम विवाह की मनोकामना पूरी होने के बाद कावड़ यात्रा पर निकला है। प्रेम एक एहसास है, प्रेम बंधन है, प्रेम पूजा है और इसी प्रेम की लगन को भोले भंडारी के एक भक्त ने भक्ति के सांचे में ढाल दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में जी मीडिया की मुलाकात एक ऐसे शिव भक्त से हुई जो अपनी प्रेम कहानी को मुकम्मल बनाने के बाद कांवड़ यात्रा की मन्नत पूरी कर रहा है। कंधे पर 2, 4 या 5 किलो नहीं,
बल्कि 51 किलो वजन वाले काव को लेकर निकले इस शिव भक्त पर सबकी निगाहें बरबस की टिक जाती हैं। इसकी शिव भक्ति की कहानी भी सबसे अलग और अनोखी है, जिसका सीधा संबंध प्रेम से है। अजब प्रेम की ये गजब कहानी है सोनीपत के तरुण उर्फ भोले की, जो एक युवती से बेपनाह प्रेम करता था, लेकिन उनके विवाह में मुश्किलें खड़ी हो रही थीं। तमाम परेशानियों के बावजूद दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन परिवार वालों और रिश्तेदारों का दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में थक हार कर तरुण ने भगवान भोलेनाथ का दरवाजा खटखटाया। मन्नत मांगी कि भगवान शंकर अगर उनका प्रेम विवाह करा दे तो वह हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल कावड़ यात्रा पूरी करेगा। कहते हैं महादेव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तरुण की झोली भी शिव ने खुशियों से भर दी। जिससे वो प्रेम करता था उससे उसका विवाह हो गया। मनोकामना पूरी हुई तो अब तरुण हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपनी कावड़ यात्रा पूरी कर रहा है। कावड़ यात्रा आस्था का सबसे बड़ा दरबार है, जहां श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। मान्यता है कि इस यात्रा में भगवान और भक्तों का मिलन होता है। न जाने श्रद्धालुओं की भीड़ में ऐसे कितने तरुण और होंगे जिनकी मनोकामना शिव ने पूरी की होगी। राजधानी दिल्ली में पीने के पानी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई इलाकों में घरों में नीला पानी आ रहा है। घर के बाथरूम में नल की टोटी खोलो तो नीला पानी, किचन में नल की टोटी खोलो तो नीला पानी। गंदे पानी से फिलहाल दिल्ली वालों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। ये वीडियो दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके का है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर में लगातार गंदा पानी आने से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। कहा जा रहा है कि इलाके के करीब एक कपड़ा रंगने वाली फैक्ट्री है, जो सीवर के पानी से कपड़ों को रंगने का काम करती है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में नीला पानी आने लगा। लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में तो आ गया है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। न ही जल बोर्ड इसमें कोई प्रतिक्रिया दे रहा, न ही जल मंत्रालय कोई एक्शन ले रहा है। जरा सोचिए, न तो ये पानी पीने लायक है और न ही कपड़े और बर्तन धोने लायक। गंभीर बीमारी की समस्या अलग, लोग जाएं तो कहां जाएं। ओडिशा में रत्न भंडार का ताला खुलने के बाद अब वहां एएसआई सर्वे कराने की तैयारी हो रही है। ओडिशा के कानून मंत्री का कहना है कि सरकार जल्दी ही एएसआई को ये मंजूरी देगी। ओडिशा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के भीतरी रत्न भंडार में रखा खजाना निकाल लिया गया। इस काम में राज्य सरकार की तरफ से गठित हाई कमेटी के 11 सदस्य शामिल हुए थे। अब रत्न भंडार के निरीक्षण का काम शुरू होने की तैयारी की जा रही है। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई 1 या 2 दिन में पुरी के जगन्नाथ श्री मंदिर के रत्न भंडार के अंदर अपना निरीक्षण कार्य शुरू करेगा। सरकार रत्न भंडार के मरम्मत कार्य के लिए एएसआई की ओर से मांगे गए समय को मंजूरी देगी। पहले से ही रत्न भंडार के सभी सामान और कीमती सामान को एक अस्थायी स्ट्रांग रूम में स्थानांतरित कर दिया गया है। निरीक्षण शुरू होने के बाद रत्न भंडार के अंदर संरचनात्मक दृष्टिकोण से जो भी समस्याएं हैं उसका पता चल जाएगा। इसके बाद ओडिशा सरकार मरम्मत कार्यों के लिए एएसआई द्वारा मांगे गए समय को मंजूरी देगी। सर्वे के दौरान तहखाने से कांच की 3 और लोहे की 1 अलमारियां मिली। इसके अलावा 3 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लकड़ी के 2 संदूक और 1 लोहे का संदूक था। दुनिया भर के कई देशों से अर्थव्यवस्था के मामले में पाकिस्तान तो पहले ही काफी पीछे है, लेकिन अब पर्यटन के मैदान में भी वो फिसड्डी साबित हो रहा है। 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को जिस हाल में छोड़ा था, कौन जानता था कि उस हालात से अफगानिस्तान आज ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां पाकिस्तान उसके आगे फिसड्डी साबित होगा। समाचार एजेंसी एपी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि तालिबान शासन के पहले 2 साल में अफगानिस्तान ने पर्यटन के मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में विदेशी पर्यटकों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में जहां 691 विदेशी पर्यटक अफगानिस्तान पहुंचे थे, वहीं 2023 में इनकी संख्या 7000 पहुंच गई। इस रिपोर्ट से सबसे ज्यादा हैरान पाकिस्तानी विशेषज्ञ हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट और यूट्यूबर कमर चीमा ने अफगानिस्तान में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बताया है और कहा कि ऐसे हालात में अफगानिस्तान में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। ये हैरानी की बात है।
कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान में कोई पर्यटक आता ही नहीं है और आता भी है तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। बढ़ती पर्यटकों की संख्या बताती है कि अब विदेशी तालिबान के राज में सुरक्षा पर भरोसा कर पा रहे हैं। इजराइल से जंग लड़ रहा हमास अब इतना मजबूर हो चुका है कि वो अपने दुश्मनों से भी हाथ मिलाने से पीछे नहीं हट रहा। 17 साल बाद हमास ने अपने दुश्मन से हाथ मिलाया है और ये समझौता कराने वाला देश कोई और नहीं, चीन है। गाजा पर बरस रहे इजराइल के बम आज हमास को इस मजबूरी तक ले आए हैं कि उसे दुश्मनों की मदद लेनी पड़ रही है। हाल ही में चीन में हमास की एक बैठक हुई जिसमें चीन ने हमास को एक नया दोस्त ला कर दिया है जो किसी जमाने में हमास का दुश्मन हुआ करता था। हमास ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी फतह से सालों पुरानी दुश्मनी को खत्म करने का फैसला किया है। दोनों ने चीन के बीजिंग में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। चीन की सरकारी मीडिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। गाजा पट्टी में गहराते युद्ध संकट के बीच यह घोषणा पत्र हमास और फतह को एकजुट करने के लिए काफी समय से बातचीत चल रही थी। हालांकि दोनों पक्ष आपसी मतभेद दूर करने के लिए पहले भी कई ऐसे घोषणा पत्र पर दस्तखत कर चुके हैं जो विफल रहे हैं। हमास ने वर्ष 2007 में हिंसक संघर्ष के दौरान फिलिस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास के वफादार फतह लड़ाकों को गाजा पट्टी से खदेड़कर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही दोनों समूह आमने सामने रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर संदेह पैदा हो गया है कि क्या चीन प्रायोजित वार्ता से वास्तव में कोई समाधान निकल सकता है। चीन के कई शहरों में बाढ़ के कारण हालात खराब हैं। लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाढ़ में कई गाड़ियां डूब गई हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं एक तस्वीर ऐसी भी वायरल हो रही है जिसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। पानी भरा होने के कारण एक कार खराब हो गई। ऐसे में कार मालिक को कुछ नहीं सूझा। उसने कार से उतरकर कार को धक्का देना शुरू किया और ये देखकर उसका वफादार कुत्ता भी मदद करने लगा। इसके अलावा डिलीवरी बॉय को भी लोगों तक सामान पहुंचाने में दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। बारिश से चीन के हैनान प्रांत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना प्रभावित हो रहा है, ये तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। सड़क पर इतना पानी भर गया कि चलती बस में अंदर तक पानी घुस गया। ऐसे में ड्राइवर के लिए भी बस चलाना चुनौती बन गया। शहर में जहां नजर दौड़ाई जाए बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैं यानी AI एंकर जीनिया आपको नए अंदाज में इसी तरह ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराती रहूंगी। आप देखते रहिए जी भारत वाले हैं और उनकी इस मुलाकात पर भी दुनिया की नजरें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद पहला बड़ा एक्शन हुआ है जिसमें सीक्रेट सर्विस चीफ ने इस्तीफा दे दिया। एक गोली जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप को भेद ही जाती, ट्रंप बस बच ही गए। अमेरिका के इतिहास में यह ऐसा हमला था जो वर्षों तक भूला नहीं जाएगा और इसमें सवाल उठे दुनिया की सबसे तेज तर्रार माने जाने वाली सुरक्षा एजेंसी सीक्रेट सर्विस का। और जब सवाल खड़े हुए तो सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर पर गाज गिरी। उनकी पेशी हुई और पेशी में ऐसे सवाल किए गए जिनका जवाब सीक्रेट सर्विस की चीफ के पास नहीं था और उसके बाद आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा आया एक ऐसी सुनवाई के बाद जिसकी चर्चा हर तरफ है कि कैसे पूरा सीक्रेट सर्विस इस हमले के बाद बैकफुट पर था। एक के बाद एक कमेटी के सदस्य सवाल कर रहे थे और चीटल सुन रही थी। Before July 13th, had the Trump detail requested additional resources? What I can tell you is that for the event on July 13th, the details that were the assets that were requested for that day were given. Several hours before you sent it to this committee as being political, yes or no? I have no idea how my statement got out. Well, that's bullshit. Have you provided all audio and video recordings in your possession to this committee as we asked on July 15th, yes or no? I would have to get back to you. That is a no.
You're full of shit today. You're just being completely dishonest. Before you sent it to this committee. सीक्रेट सर्विस की हेड की इस पेशी के बाद ये लगभग साफ हो गया था कि उनका टिका रहना मुश्किल है। अपने इस्तीफे में उन्होंने इस चूक की पूरी जिम्मेदारी ली। तो वहीं अमेरिकी संसद के स्पीकर ने इस फैसले का स्वागत किया। Look, our reaction, the immediate reaction to her resignation is that it is overdue. She should have done this at least a week ago. I'm happy to see that. I'm happy to see that she has heeded the call of both Republicans and Democrats. मौजूदा और पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस सीक्रेट सर्विस की होती है और ट्रंप पर हुए हमले के बाद सीक्रेट सर्विस निशाने पर थी। घटना के दौरान अपने फेलियर के लिए सीक्रेट सर्विस को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों की तरफ से विरोधों का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करेंगे एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उससे पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश पर उससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। प्रदर्शन की आग से अभी बांग्लादेश ठीक से बचकर निकल भी नहीं पाया था कि अब बांग्लादेश पर वॉर का खतरा मंडराने लगा है। ये पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते तक हिंसक प्रदर्शन की आग में जलने के बाद बांग्लादेश की सड़कें तो शांत, मगर आंदोलन की आग जो दिलों में जल रही थी वो अभी तक शांत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बांग्लादेश में आरक्षण की आग भले ही बुझ गई, लेकिन अब बांग्लादेश सरकार के सामने उससे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जो प्रदर्शनकारी छात्र अब तक आरक्षण कोटा में कटौती की मांग को लेकर सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे थे, दावा है कि अब उन्हीं छात्रों के समर्थन में आए एक गुट ने सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में तमाम सरकारी वेबसाइट्स पर यही संदेश है। वेबसाइट हैक करने वाले सीधे शब्दों में लिख रहे हैं, अब प्रदर्शन नहीं, युद्ध होगा। तो क्या बांग्लादेश में अब नए युद्ध का खतरा है? क्या कुछ दिन पहले बंद हुआ बांग्लादेश में प्रदर्शन किसी तूफान के पहले की शांति? कम से कम हैकर का मैसेज तो इसी ओर इशारा कर रहा है। और अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल है कि साइबर हमले के बाद क्या बांग्लादेश के खिलाफ किसी और भी हमले की तैयारी चल रही है? आपको बता दें कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तीसरे दिन ही सरकार की कई वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, सेंट्रल बैंक और पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को निशाना बनाया गया। इसके बाद तीनों ही वेबसाइट्स पर एक ही तरह के मैसेज लिखे गए, ऑपरेशन हंट डाउन, स्टॉप किलिंग स्टूडेंट्स। द रेजिस्टेंस नाम के एक ग्रुप ने वेबसाइट हैक करने का दावा किया है। दरअसल बांग्लादेश के लिए लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स के रिश्तेदारों को आरक्षण का आदेश जारी हुआ था, जिसके विरोध में पूरे बांग्लादेश के छात्र सड़कों पर उतर आए। इसके बाद शेख हसीना के रजाकार वाले बयान के बाद हिंसा और भड़क गई। प्रदर्शन का आलम इस बात से समझिए कि सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों पर शूट एट साइट का आदेश जारी करना है। छात्रों के दबाव में आकर अदालत ने अपना फैसला बदला और आरक्षण कोटे को 30 से घटाकर 60% कर दिया। इसके बाद भी हालात नहीं सुधरते देख शेख हसीना सरकार ने सेना को उतारकर हालात काबू में किया। और अब इन सब के बीच सरकार की तमाम वेबसाइट्स हैक होने के बाद हसीना सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। हालांकि इस पूरे बवाल के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का भी दावा किया जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश पर साइबर हमले के पीछे पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।